नमस्कार साथियों। उत्तम पाठशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी का हार्दिक स्वागत है। अपने आज पढ़ेंगे बीजगणित अलजेब्रा, जिसमें आपके दो तीन टॉपिक लगते हैं। बहुपद है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण है, द्विघात है। ठीक है, तो अपने दो टॉपिक पढ़ चुके हैं। एक तो आपका संख्या पद्धति और दूसरा आपका मेंसुरेशन क्षेत्रमिति में मैंने आपका 3D कंप्लीट कर दिया। अब आपका एक टॉपिक ये बचा है, बीजगणित का है, और उसके बाद में आपकी संख्या की है। अलजेब्रा अलजेब्रा में सबसे इंपॉर्टेंट है इसके फॉर्मूले। इसके 10-12 फॉर्मूले हैं। अगर आप इन फॉर्मूलों को अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं तो बीजगणित में दिक्कत नहीं आती। इन फॉर्मूलों का बीजगणित में सबसे बहुत बड़ा महत्व होता है फॉर्मूलों का। ठीक है, तो अपने स्टार्ट करते हैं। बीजगणित बहुपद है, दो चर है, गुणांक है, ये सारी चीजें इनके बारे में अपने इसका बेसिक पढ़ते हैं। उसके बाद में इसके ऊपर बनने वाले दो चार प्रश्न आपको बताएंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने अलजेब्रा। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूले ही बता देता हूँ। सबसे पहले अपने फॉर्मूले ही पढ़ते हैं, तो फॉर्मूले में आपको लिखवा देता हूँ। बीजगणित के अंदर फॉर्मूले आपको याद करने होंगे, क्योंकि फॉर्मूलों के बगैर बीजगणित में दिक्कत आती है। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। एक बार प्लस में होता है और एक बार माइनस में। ए प्लस बी की होल स्क्वेयर, ए प्लस बी की होल स्क्वेयर का जो फॉर्मूला है ये होता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। इन फॉर्मूलों को याद कर लेना। ठीक है, बाकी इसको जैसे हल करेंगे तो क्या आएगा ये आपको याद रखने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। ए माइनस बी होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, ए प्लस बी की होल स्क्वेयर और प्लस ए माइनस बी की होल स्क्वेयर। इसका होता है 2a² प्लस b², 2a² प्लस b², ए प्लस बी की होल स्क्वेयर माइनस ए माइनस बी की होल स्क्वेयर, 4ab, ए प्लस बी की होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ए प्लस बी, ए माइनस बी की होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, ए माइनस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसका जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वेयर। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2 ए बी बी सी और सी। ए प्लस बी प्लस सी की होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 ए प्लस बी, बी प्लस सी
और सी प्लस ए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3ab सी। ए प्लस बी प्लस सी। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर -ab -bc और -ca। यदि आपका a प्लस बी प्लस सी तीनों का मान a प्लस बी प्लस सी तीनों का मान 0 है, 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है 3abc के बराबर होता है, 3abc के बराबर होता है, क्योंकि abc अगर abc का मान अगर 0 होगा, यहाँ पे abc का मान 0 रखेंगे तो ये 0 बनना है, ये इधर जाकर के क्या हो जाना है, प्लस का हो जाना है। तो इसका जो मान बनेगा वो ये बनेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होगा 3abc। इंपॉर्टेंट भी है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है फॉर्मूले पे। ये आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे जो मैंने आपको बता दिए। इतने ही फॉर्मूले आपको याद रखने की आवश्यकता है, बाकी ज़्यादा अगर आप बुकों में पढ़ोगे तो और भी ज़्यादा आपको फॉर्मूले मिल जाएंगे। तो इतने ज़्यादा आपको फॉर्मूले याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट जो आपको फॉर्मूले थे 10-12 जो मैंने आपको बता दिए हैं। इन फॉर्मूलों को आप अच्छी तरीके से याद कर लेना ताकि बीजगणित में दिक्कत नहीं आए। अब अपने पढ़ते हैं बहुपद एवं दो चरों वाले रेखिक समीकरण। बहुपद एवं दो चरों वाले रेखिक समीकरण, इससे पहले अपने को ये पता होना चाहिए चर क्या होता है, सर्वसमीका क्या होती है, समीकरण क्या होते हैं, व्यंजक क्या होते हैं। तो चर तो सभी जानते हैं। चर चर की बात करें तो चर तो सभी जानते हैं। एक तो जैसे चर है x है, y है, z है, a है, b है, c है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, चर होते हैं। जो a b c x y z p q m n ये सारे के सारे क्या हैं, चर है। सबसे पहले अपने बात करते हैं सर्वसमीका। सर्वसमीका क्या होती है? सर्वसमीका सर्वसमीका क्या होती है? चर के सभी मानों पर संतुष्ट हो जाती है सर्वसमीका। चर के सभी मानों पर संतुष्ट हो जाती है सर्वसमीका कहलाती है। चर के जैसे चर है, चर का कोई भी मान हो, 1 2 3 4 5 6 एक्स वाई जेड, तो ये तो हो गए अपने व्यंजक। जैसे 1 2 3 4 5 6 जो भी मान रखेंगे सभी मानों पर संतुष्ट हो जाती है, क्या कहलाती है, सर्वसमीका कहलाती है। चर के सभी मानों पर संतुष्ट हो, चर के सभी मानों पर संतुष्ट हो, सर्वसमीका कहलाती है। सर्वसमीका कहलाती है। चर के सभी मानों पर संतुष्ट हो क्या कहलाती है, सर्वसमीका कहलाती है। बाकी सर्वसमीका की परिभाषा वगैरह आपसे कभी नहीं पूछी जाती है, इसका अपने बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तभी अपने ये टॉपिक समझ में आ पाए। चर के सभी मानों पर संतुष्ट हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल दैट मैं बात करूं कि एक सर्वसमीका है x प्लस वाई की स्क्वायर बराबर आपका है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये आपकी एक सर्वसमीका है। ये क्या है, एक सर्वसमीका है। सर्वसमीका क्या होती है, चर के सभी मानों पर संतुष्ट हो जाती है, क्या कहलाती है, सर्वसमीका कहलाती है। जैसे चर है x है y है, ये आपके चर हैं।
चर का कोई भी मान लोगे तो उस पर क्या हो जाएगी, संतुष्ट हो जाएगी, क्या कहलाएगी, सर्वसमीका कहलाएगी। जैसे मैं बात करूं, यदि मैं x का मान और y का मान अपनी मर्जी से कुछ भी रख लेता हूं, जैसे मैंने x का मान रख दिया, x बराबर अगर मैं 3 रख देता हूं, ये अपनी मर्जी से लिए, x बराबर 3 और y बराबर 4 रख देता हूं, y के बराबर क्या रख देता हूं, 4 रख देता हूं, क्या इस मान पे ये संतुष्ट होती है? ठीक है, देखते हैं x प्लस वाई, x का मान कितना है 3, 3 प्लस 4, 3 प्लस 4 की होल स्क्वायर, 3 और 4 7, 7 की स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। अब इधर वाला पक्ष देखते हैं, ये वाला पक्ष देखते हैं, ये अपने LHS और ये RHS, एक्स स्क्वायर 3 की स्क्वायर प्लस फिर आपका 4 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर 9, 4 3 7, 7 की स्क्वायर 49, 3 की स्क्वायर 9 और 4 की स्क्वायर फिर है प्लस 2 एक्स, एक्स का मान 3 और वाई का मान 4। देखते हैं इसका मान 49 आता है क्या, 3 तिया 9 और 4 चौका 16 प्लस ये आपका आ गया 3 2 6, 6 चौका 24, 16 और 24 49, इसका मान कितना आ गया 49 आ गया। तो ये अपने जैसे x का मान 3 लिया और y का मान 4 लिया, तो इस मान पर ये क्या होगी, संतुष्ट हो गई, क्या कहलाएगी आपकी, सर्वसमीका कहलाएगी। सर के सभी भी मानों पर क्या हो जाती है, संतुष्ट हो जाती है, क्या कहलाती है, सर्वसमीका कहलाती है। जैसे आपने x का मान अपनी मर्जी से 3 रख दिया, y का मान 4 रख दिया, आप कोई भी मान रख के देख सकते हैं, सभी मानों पर संतुष्ट हो, क्या कहलाती है आपकी, सर्वसमीका कहलाती है। समीकरण, इसके बाद में अपने बात करते हैं समीकरण। बाकी आप कोई भी मान रख के देख लेना, सभी मानों पर जो संतुष्ट हो जाएगी वो क्या कहलाएगी, सर्वसमीका कहलाएगी। इसके बाद में अपने बात करते हैं समीकरण। समीकरण क्या होती है, समीकरण क्या होती है, समीकरण क्या होती है, समीकरण एक चर के एक विशेष मान पर, चर के एक विशेष मान पर ही संतुष्ट होती है। जैसे x का मान 3 है तो 3 पर ही संतुष्ट होगी। अगर x या y का मान x है, y है, अगर इनका मान 3 है, 4 है, तो उसके ऊपर ही संतुष्ट होगी, बाकी किसी भी मान के लिए क्या नहीं होती है, संतुष्ट नहीं होती है। क्या कहलाती है, समीकरण कहलाती है। चर के एक विशेष मान पर, चर के एक विशिष्ट मान पर या विशेष मान पर, विशेष मान पर संतुष्ट हो, संतुष्ट हो, समीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, समीकरण कहलाती है। समीकरण कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल दैट मैं लिख दूं कि 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 बराबर 5, 2x माइनस 3 बराबर 5, ये क्या है, एक समीकरण है। और ये क्या थी आपकी, एक सर्वसमीका थी, ये एक समीकरण है। ये चर के एक विशेष मान पर ही संतुष्ट होगी। जैसे अपने अगर इसको हल करें तो इसका जो मान आएगा वो आएगा 2x माइनस 3 बराबर आपका कितना है 5 है, ये इधर जाकर के माइनस हो जाएगा, 2x बराबर 5 प्लस 3, 5 और 3 क्या हो गया आपका 8, और 2x बराबर अपना मान आ गया 8, x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8/2, इसको काटेंगे 4, x की वैल्यू कितनी आएगी 4। अब ये चर के एक विशेष मान 4 पर ही संतुष्ट होगी, 4 पर ही क्या होगी, संतुष्ट होगी, बाकी किसी भी मान के लिए संतुष्ट नहीं होगी। आप रख के देख सकते हैं, LHS और RHS बराबर नहीं आएंगे। जैसे इसका मान क्या रखेंगे अपने, x बराबर, x के बराबर अगर 4 रखेंगे तभी ये संतुष्ट होगी, x के बराबर क्या रखेंगे, 4 रखेंगे तभी ये संतुष्ट हो पाएगी। देख सकते हैं आप, 2 गुना 4, 2 गुना 4 माइनस 3 बराबर 5, 2 गुना 4 हो गया 8, 8 माइनस 3 बराबर कितना आएगा 5, 5 के बराबर क्या आ रहा है 5 आ रहा है, 5 के बराबर क्या आ रहा है 5 आ रहा है।
तो ये एक विशेष मान पर ही संतुष्ट होती है, क्या कहलाएगी? समीकरण कहलाएगी। जैसे मैं अगर कोई और एग्जांपल लूं, या फिर अगर इसका अगर आप मान 5 रखोगे तो 5 2 10, 10 में से 3 गया 7, तो ये इस मान पर क्या नहीं होगी? संतुष्ट नहीं होगी। इससे मैं और एग्जांपल लूं, 7y माइनस 21 बराबर 0 है, तो ये एक विशेष मान पर संतुष्ट होगी। अगर इसको अपने हल करें तो 7y ये इधर जाकर के क्या हो जाएगा? 21 और 7 की 21, तो y का मान क्या रखेंगे? 3 रखेंगे, तभी ये संतुष्ट हो पाएगी। जैसे मैं यहाँ पे इसका y का मान क्या रख देता हूँ? 3 रख के देखता हूँ कि संतुष्ट होगी। इसमें रख देता हूँ 7 गुना 3, 7 या 21 माइनस 21 बराबर क्या आ रहा है आपका? 0। 7 या 21, 21 में से 21 जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 के बराबर क्या आ गया? 0। तो ये एक विशेष मान पर ही संतुष्ट होती है, क्या कहलाती है? समीकरण कहलाती है। चर के एक विशेष मान पर संतुष्ट होती है, समीकरण कहलाती है। सभी मानों पर संतुष्ट होती है, सर्वसमीका कहलाती है। इसके बाद में अपनी बात करें व्यंजक। व्यंजक क्या होते हैं? व्यंजक 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 किसे बोलते हैं भाई? व्यंजक क्या होता है? एक पक्षीय होता है। व्यंजक क्या होता है? एक पक्षीय होता है। व्यंजक एक पक्षीय होता है। एक पक्षीय जो भी समीकरण हो, एक पक्षीय जो भी समीकरण हो क्या कहलाती है? व्यंजक कहलाती है। एक पक्षीय समीकरण को ही क्या बोला जाता है? व्यंजक बोला जाता है। एक पक्षीय, इसमें एक ही पक्ष होता है। एक पक्षीय समीकरण, एक पक्षीय समीकरण व्यंजक कहलाती है। एक पक्षीय समीकरण ही व्यंजक कहलाती है। एग्जाम्पल से बात करें, एग्जाम्पल से ही चीज समझ में आती है। एग्जाम्पल ले, जैसे ये आपका हो गया, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। 7x² प्लस 3, 3x माइनस 7, 4y प्लस 3, या x² प्लस 9, ये सारे के सारे क्या है? व्यंजक हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? व्यंजक कहलाते हैं। एक पक्षीय समीकरण होती है, वो क्या कहलाती है? व्यंजक कहलाती है। तो मैं आपको इसमें बता चुका हूं, जैसे अपने इसके फॉर्मूले थे वो बता दिए। सर्वसमीका है। चर किसे बोलते हैं? एक्स वाई जेड, ये सारे के सारे क्या होते हैं? चर होते हैं। सर्वसमीका क्या होती है? सभी मानों पर जो संतुष्ट हो जाती है वो सर्वसमीका कहलाती है। समीकरण क्या होती है? चर के एक विशेष मान पर संतुष्ट हो जाती है, क्या कहलाती है? समीकरण कहलाती है। और व्यंजक क्या होते हैं? एक पक्षीय समीकरण को ही क्या बोला जाता है? व्यंजक बोला जाता है। इसमें एक ही पक्ष होता है। इसमें क्या होता है? एक ही पक्ष होता है, क्या कहलाती है? व्यंजक कहलाती है। ये सारी आपकी छोटी छोटी चीजें क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद में अपनी बात करें बहुपद पॉलिनिमल। बहुपद, बहुपद क्या होता है? पॉलिनिमल बहुपद व्यंजक कहलाती है। फिर इसके बाद में हाँ से बहुपद, बहुपद बहुपद पॉलिनिमल। बहुपद क्या होता है? बहुपद जैसे आपको बुक्स के अंदर अलग अलग कई सारी परिभाषाएं मिलेगी, अजीब अजीब परिभाषाएं मिलेगी, लेकिन बहुपद वो होते हैं जिसके ऊपर एक पूर्ण घात हो। चर के ऊपर एक पूर्ण घात हो, चरों के ऊपर या चर के ऊपर एक पूर्ण घात हो। पूर्ण संख्या अपने पढ़ चुके हैं, पूर्ण संख्या की घात हो, जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ये घातें होनी चाहिए। पूर्ण संख्या कौन सी होती है? पूर्ण संख्या मैं आपको संख्या पद्धति में बता चुका हूं। संख्या पद्धति में पूर्ण संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती है, क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है।
तो चरों के ऊपर अगर एक पूर्ण संख्या की घात हो वही क्या कहलाता है, पॉलिनिमल बहुपद कहलाता है। तो वह समीकरण समीकरण वह समीकरण जिसके चरों पर वह समीकरण जिनके चरों पर एक पूर्ण संख्या के चरों पर घात जिनके चरों पर घात एक पूर्ण संख्या हो, एक पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाती है, बहुपद कहलाती है। जिनके चरों पर क्या हो, घात एक पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या आपने पढ़ चुके हैं, जैसे पूर्ण संख्या मैं आपको बता चुका हूं, पूर्ण संख्या वोवल नंबर, पूर्ण संख्या वोवल नंबर यानी जीरो से अनंत तक, जीरो से अनंत तक की संख्या क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 ये सारे के सारे क्या है, पूर्ण संख्या है। और जिसके ऊपर घात एक पूर्ण संख्या हो क्या कहलाती है, बहुपद कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल 7x² + 2 ये क्या है, एक बहुपद है। जैसे मैंने लिख दिया √2x + 3 ये क्या है, एक बहुपद है। जैसे मैंने लिख दिया x/3 + 4 ये क्या है, एक बहुपद है। ये क्या है, एक बहुपद है। जैसे मैंने लिख दिया 5 की घात x, मैं ऊपर ये लगा देता हूँ 5x1, या फिर मैंने लिख दिया 10x की घात 0, 0 क्या है, पूर्ण संख्या है, तो ये भी क्या होगा, एक बहुपद होगा। अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो वो एक बहुपद नहीं होगा। जैसे अपने ये भी एग्जांपल लें, अगर मैं ये लिख दूं कि √2x + 3 है, ठीक है, इसमें पद कितने भी हो बहुपद होगा, ठीक है। इसके ऊपर घात क्या होनी चाहिए, बस इतना ही ध्यान रखना है, घात आपकी एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, क्या कहलाएगी, बहुपद कहलाती है, बहुपद कहलाती है। अगर मैं ये लिख दूं एग्जांपल की 3√x, 3√x क्या ये बहुपद है, क्या ये बहुपद है। अगर इसको अपने सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, तो अगर अपने सॉल्व करके देखें 3 और √ है तो इसकी घात 1/2 होगी। और ये एक क्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये क्या नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा, ठीक है, ये बहुपद नहीं होगा। जैसे मैं लिख दूं x की घात 3/2 + 3 क्या ये है, तो इसके ऊपर भी x के ऊपर घात क्या नहीं है, एक पूर्ण संख्या नहीं है, ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है और ये बहुपद है, सारे के सारे बहुपद है और ये नहीं का एग्जाम्पल है। तो जिसके ऊपर घात एक पूर्ण संख्या हो क्या कहलाती है, बहुपद कहलाती है। दो चरों, इसके बाद में अपने दो चरों वाले रेखिक समीकरण, दो चरों वाले रेखिक समीकरण, रेखिक का मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर एक घात हो, रेखिक होगा, दो घात हो, दो या दो से अधिक घात हो उसको बोला जाता है बहुघात, ठीक है। द्विघात, जैसे दो घात है तो उसे क्या बोलेंगे, द्विघात बोलेंगे, तीन घात है तो उसे क्या बोलेंगे, अपने त्रिघात बोलेंगे। और इसके अंदर अपने बस आपको पढ़ने की आवश्यकता है, बहुपद मैंने आपको बता दिया है, आपको एग्जाम्पल पूछ सकता है निम्न में से बहुपद है, निम्न में से बहुपद नहीं है, नीचे 2-3 आपको एग्जाम्पल लिख देगा, 4 ऑप्शन दे देगा आपको, जैसे ये एग्जाम्पल लिख दिया, ये एग्जाम्पल लिख दिया, या फिर कोई और एग्जाम्पल लिख दिया, ठीक है। तो जिसके ऊपर घात एक पूर्ण संख्या हो वही क्या कहलाती है, बहुपद कहलाती है। फिर अपनी बात करें कि रेखिक बहुपद,
दो चरों वाले रेखिक समीकरण। रेखिक का मतलब क्या होता है? जिसके ऊपर एक घात हो, जिसके ऊपर क्या हो? एक घात हो। जैसे 7x, ये क्या है? रेखिक बहुपद है। जैसे मैंने लिख दिया 3x प्लस 7y, ये क्या है? रेखिक बहुपद है। इसमें एक चर, ये एक चर है, इसमें एक ही चर है x, और ये क्या है? एक और दो, ये दो चरों वाला रेखिक समीकरण हो गया। ये दो चरों वाला क्या हो गया? दो चरों वाला रेखिक समीकरण हो गया। रेखिक क्या होता है? जिसके ऊपर एक घात हो, क्या कहलाता है? रेखिक कहलाता है। दो चरों वाले रेखिक समीकरण। आपके सिलेबस में दो चरों वाले रेखिक समीकरण टॉपिक है। दो चरों वाले रेखिक समीकरण। दो चरों वाले रेखिक समीकरण। रेखिक मैं आपको बता चुका हूं, रेखिक का मतलब क्या होता है? एक घात जिसमें दो चरों। जैसे 7x प्लस 5y बराबर 0, ये क्या है? दो चरों का एक रेखिक समीकरण। दो चरों का एक रेखिक समीकरण। दो चरों का क्या? एक रेखिक समीकरण है। अगर मैं ये लिख दूं कि 7x² प्लस 4y बराबर 3, ये क्या है? दो चरों का, चार तो दो है लेकिन रेखिक नहीं हो सकता। इसके ऊपर क्या लगी है? दो घात लगी है, तो ये क्या नहीं है? रेखिक समीकरण नहीं है। तो रेखिक का मतलब होता है जिसके ऊपर एक घात हो, क्या कहलाएगी? रेखिक कहलाती है। दो चरों वाले रेखिक समीकरण, इसका जो व्यापक रूप होता है, इसका जो व्यापक रूप होता है इसका, ये होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। ये जो ए और बी है, ए और बी, ये आपके हो गए गुणांक। ये क्या होते हैं? इसके गुणांक होते हैं। एक्स और वाई ये आपके हो गए चर, और सी है ये क्या हो गया? आपका अचर पद है। ये क्या? एक अचर पद। ठीक है, ये इसका व्यापक रूप होता है। और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है, तो ये इनके साथ क्या है? ए बी, ये तो इसके क्या है? गुणांक है। एक्स वाई ये दो इसके क्या हो गए? चर हो गए। सी क्या है? इसका अचर पद। जैसे एग्जाम्पल लें तो जैसे ये हो गया 7x प्लस 3y, 7x प्लस 3y प्लस 9 बराबर 0। तो ये इसका क्या है? 7 और 3 क्या है? इसके गुणांक है। x और y इसके क्या है? चर है। और ये क्या? इसका एक अचर पद है। ये इसका एक अचर पद है। यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, इसका गुणांक होता है, ये चर होता है, ये आप इसका अचर पद होता है। अब इसको जो सरल करने की, दो चरों वाले रेखिक समीकरण को सरल करने की जो विधियां हैं, इनकी जो विधियां होती हैं, वैसे तो आपको किसी भी विधि से सॉल्व करो, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अपने थोड़ी सी ध्यान में होनी चाहिए कि कौन कौन सी विधियां हैं। एक तो इसकी होती है, वो होती है विलोपन विधि। इसको किससे सॉल्व कर सकते हैं? अपने विलोपन विधि से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी विधि इसकी प्रतिस्थापन विधि भी होती है, वो प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं। प्रतिस्थापन विधि से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तीसरी इसकी होती है वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि। चौथी, इसमें चार विधियां होती है, चौथी विधि है वो होती है ग्राफीय विधि। ग्राफ में जो निरूपण करके अपने मान निकालते हैं, ग्राफीय विधि या आलेख विधि। आलेख विधि, ठीक है। बाकी अपने जैसे तुक्का विधि भी लगाते हैं ना, इसको जो सॉल्व करने की विधियां होती है, एक तो विलोपन विधि से सॉल्व कर सकते हैं, प्रतिस्थापन से सॉल्व कर सकते हैं, वज्र गुणन से सॉल्व कर सकते हैं, ग्राफीय विधि से इसको आरेख निरूपित करके भी इसको क्या कर सकते हैं? अपने
सॉल्व कर सकते हैं। पेपर में अगर आपका आता है तो ये नहीं होता है कि भी आप इसी विधि से इसको सॉल्व करो, प्रतिस्थापन से करो या विलोपन से करो या वज्र गुणन से करो। आप किसी भी विधि से सवाल को सॉल्व करके एक्स और वाई के मान निकाल सकते हैं। ठीक है, युगपत समीकरण, इसके जो बेसिक बेसिक बातें हैं वो सारी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, पहले इसका बेसिक बेसिक बातें हैं वो क्लियर करते चलिएगा। युगपत समीकरण, युगपत समीकरण क्या है? जैसे अपने दो चरों वाले रेखिक समीकरण पढ़े हैं, उसका व्यापक रूप होता है ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर क्या होता है? 0। ये इसका क्या होता है? व्यापक रूप होता है दो चरों वाले रेखिक समीकरण का। युगपत की बात करें तो इसमें क्या होगी, आपको दो चर दिए हैं तो दो समीकरणें होंगी। ठीक है, दो समीकरणें होगी। जैसे इसका रूप हो जाएगा a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 और a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0। अब इनके मान हैं जैसे a1 a2 b1 b2 c1 c2। अगर इनके तीनों मान बराबर होंगे तो क्या होंगे? तीनों मान बराबर नहीं होंगे तो क्या होंगे? दो मान बराबर होंगे तो क्या होंगे? इनके हलों की संख्या क्या होगी? इनकी रेखाओं की प्रकृति क्या होगी? ये सारी अपने बातें कर लेते हैं। अब देखिएगा, सबसे पहले अपने बात करते हैं यदि आपका ये हो, यदि a1 a2 बराबर है b1 b2 और आपका बराबर, चलो ये बराबर नहीं है, चलो सबसे पहले अपने ये लेते हैं बराबर नहीं। दूसरा इसमें अपने ये देखेंगे कि a1 a2 बराबर हो b1 b2 और बराबर हो c1 c2। तीसरा इसके अंदर अपने ये देखेंगे a1 a2 बराबर हो b1 b2 और बराबर नहीं है c1 c2। इसमें इसको आगे देखने की आवश्यकता नहीं है, ये दो मान ही बराबर नहीं है। तो इसमें रेखाओं की प्रकृति क्या होगी, इसके हल क्या होंगे, हलों की संख्या क्या होगी इसके? एक तो अपने यहाँ पे हलों की संख्या, हलों की संख्या और एक रेखाओं की प्रकृति, रेखाओं की प्रकृति, इसकी प्रकृति कैसी है? हलों की संख्या, रेखाओं की प्रकृति, a1 a2 बराबर नहीं हो b1 b2 तो इसका क्या आएगा? एक अद्वितीय हल आएगा, एक विशेष मान आएगा। ठीक है, अगर a1 a2 बराबर नहीं हो आपका b1 b2 तो हलों की जो संख्या है वो क्या आएगी? एक अद्वितीय हल आएगा, इसका एक अद्वितीय हल होगा। एक अद्वितीय हल होगा। इसमें रेखाओं की प्रकृति क्या होगी? ये रेखाएं एक दूसरे को क्या करेगी? प्रतिच्छेद करेगी। प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं का जानते हैं। जैसे प्रतिच्छेदी रेखाओं का मतलब हो गया, इस समीकरण से नियुक्त करेंगे तो एक तो ये रेखा आ गई, दूसरी रेखा जैसे ये आ गई आपकी, तो ये क्या कर रही है? एक दूसरे को यहाँ पे ये संतुष्ट कर रही है, एक दूसरे को काट रही है, एक दूसरे को क्या कर रही है, सॉरी
काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, तो यहाँ पे x और y पे जो काटेगी वो एक क्या आएगा, इसका एक विशेष मान आएगा, एक अद्वितीय हल आएगा। ठीक है, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 हो तो इसके क्या होंगे, अनंत हल होंगे, सभी मानों पर इसकी संतुष्ट करेगी, अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। और इसमें रेखाएं क्या आएगी, समपाती आएगी। समपाती का मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आएगी। समपाती का मतलब जैसे ये एक रेखा आपने ग्राफ में नियुक्त किया, एक आ गई, इसके ऊपर ही दूसरी रेखा आ जाएगी, तो ये किसी भी x और y के किसी भी मान पर क्या करती है, संतुष्ट करती है। इसके अनंत हल हो सकते हैं, इसके क्या हो सकते हैं, अनंत हल हो सकते हैं। और ये क्या होगी, समपाती होगी। a1 a2 और b1 b2 बराबर नहीं है c1 c2, तो इसका कोई भी हल नहीं आएगा, इसका क्या नहीं होगा, कोई भी हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं होगा। और रेखाएं क्या आएगी, समांतर रेखाएं प्राप्त, समांतर रेखाएं हो, समांतर रेखाएं होगी। समांतर का मतलब जैसे दो रेखाएं एक दूसरे, दो या तीन या चार दो रेखाएं एक दूसरे को किसी भी मान पर क्या नहीं करती है, काटती नहीं है। जैसे ये इसके, इनके बीच का जो अंतर है वो क्या रहेगा, हमेशा समान रहेगा। कहीं से भी नापो इनके बीच का अंतर क्या रहेगा, समान रहेगा। क्या कहलाती है, समांतर रेखा कहलाती है, समांतर रेखा कहलाती है। तो इनका जो हल आएगा वो किसी भी मान पर संतुष्ट नहीं करेगा, इसका कोई भी हल नहीं होगा। और जो इसकी प्रकृति बनेगी वो क्या बनेगी, समांतर रेखाएं बनेगी। यहां से आपका सीधा सा कई बार प्रश्न पूछ लेता है, a1 a2 बराबर नहीं, इसके हलों की संख्या क्या होगी, रेखाओं की प्रकृति क्या होगी। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, जब a1 a2 बराबर नहीं है b1 b2, तो इसका क्या आएगा, एक अद्वितीय हल आएगा, एक विशेष मान आएगा। जैसे x का और y का एक ही मान होगा, जिसी मान पर क्या होगी, वो समीकरण क्या होगी, संतुष्ट होगी। और एक प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी, एक दूसरे को काटेगी, जहां पर काटेगी वही x और y के क्या होंगे, मान होंगे। अगर तीनों मान बराबर है तो इसके अनंत हल होंगे। और संपाती रेखाएं होगी, तीनों मान, दो मान बराबर है और तीसरा मान बराबर नहीं है तो इसका कोई भी हल नहीं होगा और समांतर रेखाएं होगी। चलिए इस पे बनने वाले क्वेश्चनों पर बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन है, 5x प्लस 7y बराबर 21 तथा 15x प्लस ky बराबर 63 के अनंत हल हो तो k का मान क्या होगा। इसमें अपने को k का मान ज्ञात करना है। इसने क्या दिया है, अनंत हल हो। अनंत हल हो तो अपने क्या है, मैंने आपको बताया, अनंत हल होंगे, संपाती होगी। और इसका मान क्या होगा, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 तीनों मान क्या होंगे, बराबर होंगे। इसके अनंत हल हैं, तो 5x प्लस 7y बराबर आपका 21। एक तो ये समीकरण दे रखा है, दूसरा दे रखा है 5x प्लस ky बराबर 63। तो इसके a1 a2 और b1 b2 बराबर होगा c1 c2, तीनों मान क्या होंगे, इसके बराबर होंगे। a1 a2 का मान देखते हैं। a1 a2 का मान क्या है, 5 बटे, ये a1 का मान है, ये a2 का मान है, 5 बटे 15 बराबर 7 बटे के बराबर 21 बटे 63, 21 बटे 63। इसको काट देते हैं, 5 से कम 5, 5 दिए 15, 1 बटे 3, 21 दिया 63, 1 बटे 3। अब इसमें ये तो तीनों ही मान बराबर है, दो मान कोई से भी उठा लो, मैं उठा लेता हूँ। ये पहले 1 बटा 3 बराबर 7 बटे 3, बस इनको इनसे गुणा कर दो, इनको इनसे गुणा कर दो। के बराबर कितना आ जाएगा, 7 गुना 3, 7 को आप 3 से गुणा करोगे, 7 के 21, के का मान क्या हो जाएगा, 21। तो यहाँ पे के का मान क्या होगा, 21 होगा। अनंत हल होंगे तो के का मान पूछा है, तो अनंत हल होंगे तो क्या होगा, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 तीनों मान क्या होंगे, बराबर होंगे। इसमें मैंने बराबर रख दिया। ठीक है, a1, ये a1 का मान है, ये सारी चीजें मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, ये a1 b1 c1। ठीक है, और इनसे पहले मैं ये भी आपको बता चुका हूँ, गुणांक व्यंजक है, इसका व्यापक रूप है, ये सारी चीजें, इसको हल करने की विधियां वगैरह सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ये सारा चीज आपको क्लियर करते हुए चलना है। बेसिक सारा मैंने आपका इसका क्लियर कर दिया। 5x प्लस 7y बराबर 21, 15 के, तो ये अनंत हल होंगे। तो अनंत हल होंगे तो तीनों मान क्या होंगे, बराबर होंगे। बराबर रख के यहाँ से मान निकाल सकते हैं। इसके भी क्या दे रखे हैं, अनंत हल दे रखे हैं, तो ये भी तीनों मान बराबर होंगे। ये a1 का मान है, ये b1 का मान है, ये c1 का मान है। 3 बटे 6 बराबर 4 बटे के। ठीक है, पूरा अपने को उठाने की आवश्यकता नहीं है, पूरा मान उठाओ तो उठा सकते हो, 7 बटे 14। दो मान बराबर है तो तीसरा कोई भी मान उठा लो, उसको एक दो कोई से भी मान उठा लो, इसको काटोगे 1 बटे 2। तो मैं ये पहले यही उठा लेता हूँ, 1 बटे 2 बराबर क्या है, 4 बटे के।
तो के का मान वज्र गुणा कर दो, इनका इनसे कर दो, इनका इनसे, के बराबर कितना आ जाएगा 4 गुना 2, 4 को 2 से गुना करोगे 4 2 8, तो के का मान क्या प्राप्त हो गया अपने पास 8 होगा। के का मान क्या होगा 8 होगा। इसका कोई भी हल नहीं है, इसका क्या दे रखा है कोई भी हल नहीं हो, तो के का मान क्या होगा कोई भी हल नहीं हो। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि कोई भी हल नहीं हो, तो इसके लिए क्या होता है कोई भी हल नहीं हो, उसमें ये a1 a2 बराबर होगा b1 b2 और बराबर नहीं होगा तीसरा मान c1 c2। तो अपने को तीसरा तो बराबर नहीं है, दो मान उठाने की आवश्यकता है, दो मान उठा लेते हैं इसके, बस हल कर देंगे के का मान आ जाएगा। समीकरण दे रखी है 6x प्लस 8y बराबर 11 और 15x प्लस के वाई बराबर 13। कोई भी हल नहीं है, कोई भी हल नहीं होगा, a1 a2 बराबर होगा b1 b2 और बराबर नहीं होगा c1 c2। तो यहां से इसका a1 a2, तो ये पहले दो मान ही उठाने की आवश्यकता है, ये तीसरा तो बराबर ही नहीं है, तो 6/15, 6/15 बराबर 8 की, इसको काट दो 3 से, 3 2 6, 5 3 15, 2/5 बराबर 8 की, 4 2 8, के बराबर 4 गुना 5, 4 को 5 से करोगे 4 5 20, के का मान क्या आ जाएगा 20 हो जाएगा। ऐसे और क्वेश्चन देखते हैं, इसके भी क्या दे रखे हैं अनंत हल दे रखे हैं। a1 a2 बराबर होगा b1 b2 बराबर होगा c1 c2, ठीक है। तो ये तीनों मान बराबर हो गए, पहले दो मान उठा लेते हैं, इसमें तीसरा के बराबर दे रखा है ना, ये लास्ट वाले दो उठा लेते हैं b1 b2 और c1 c2, क्योंकि के का मान पूछा है, ये पूछा है अपने से। तो हो जाएगा 26/39, चलो ये हो गया 14/21 और ये हो गया k/12 काट दो इसको, 7 से काट देते हैं, 7 2 14, 7 3 21, 13 2 26, 13 3 39, तो कोई भी मान उठा लो, 2/3 बराबर 12 के, 2 एकम 2, 6 2 12, ये इधर गुना करोगे 6 3 18, के का मान कितना आ जाएगा 18 होगा, के का मान हो जाएगा 18। तो मैंने आपको ये इसमें बता दिया है कि अगर आपका b1 b2 इसका दूसरों वाले रेखिक समीकरण पे बनने वाले क्वेश्चन, इसको आपको इसमें जो आपका क्वेश्चन बनेगा वो एक तो ये बनेगा कि आपसे हल पूछ सकता है, हलों की प्रकृति पूछ सकता है, गुणांक व्यंजक बहुपद ही पूछ सकता है, एक के का मान भी पूछ सकता है, ठीक है। बाकी पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद जय भारत।